नमस्ते बच्चों, कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए मैं फिर से आ गया आपके सामने। चलते हैं हम सीधे सेशन की तरफ। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। ठीक है, देखिए मेरा फेस थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ने के लिए है, जो चीज़ जरूरी है वो अच्छा दिख रहा है, काफ़ी है। ठीक है, मेरा क्या है, अपना तो शकल ही ऐसा है। ठीक है, शकल से कुछ खास होने वाला भी नहीं। तो ये आपका आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, क्लास 10th का टॉपिक है, केमिस्ट्री से है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता कितनी है। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया की जो कुल विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को जानने से पहले मैं आपको एक बार पीछे से बताना चाहूँगा कि इससे पहले के टॉपिक में जो कल की क्लास थी उसमें हम रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, अभी का टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, इसे हम जानेंगे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता कुल 5 है। ठीक है, तो लिखना शुरू करेंगे हम। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं कुल 5 है। कितना है? कुल 5 है। ये बात आप याद रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की जो कुल विशेषताएं हैं वो कितनी है? वो है टोटल 5। कितने हैं? टोटल 5 विशेषता है। उन विशेषताओं को हम एक एक करके इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता कुल 5 है। अब कौन कौन सा है? तो देखिए सबसे पहली आपकी जो विशेषता है वो है गैस की उत्पत्ति होना। गैस की उत्पत्ति होना, तो हम नंबरिंग के हिसाब से लिख देते हैं। पहला आपका है गैस की उत्पत्ति। ठीक है, अब देखिए इसी तरह पहला गैस की उत्पत्ति का मतलब क्या होता है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई, चाहे वो जो भी अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो गैस की उत्पत्ति हो सकती है। ये एक इसकी विशेषता है। ठीक है, दूसरी विशेषता है अवक्षेप का बनना। कौन सा है? अवक्षेप का बनना, याद रखेंगे। अवक्षेप का बनना। ठीक है, यह आप दूसरी विशेषता है। इसी तरह आप देखेंगे हम तीसरी विशेषता क्या है। तो तीसरी विशेषता देखिए, जैसे दूसरी विशेषता अवक्षेप का बनना, तो अवक्षेप का बनना इसका ये मतलब हुआ कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अवक्षेप बन सकता है, और ये अवक्षेप का बनना उसकी एक विशेषता है। तीसरा आपका है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन होना। ठीक है, ये तीसरी विशेषता है। और इसी हिसाब से अब हम चौथी विशेषता देखेंगे। तो रंग में परिवर्तन के बाद चौथी विशेषता आपके पास है ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर में बदलाव होना। ठीक है, ताप में परिवर्तन। ठीक है, और अगला देखेंगे पांचवा जो है यह है आपका अवस्था में परिवर्तन। कौन सा है? अवस्था में परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम आपको रासायनिक अभिक्रिया की जो कुल विशेषता है टोटल 5 है, और इन 5 विशेषताओं जो आपको दिख रहा है, गैस की उत्पत्ति होना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना और अवस्था में परिवर्तन होना। ठीक है, ये 5 विशेषता है। क्या कह रहा है ये समझ रहे हैं कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई तो प्रतिफल जो बनेंगे उसमें जो बदलाव होंगे वो इन्हीं 5 में से एक होंगे। इन्हीं 5 में से क्या होंगे? एक होंगे। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद, प्रतिफल हमें मिल रहा है, तो प्रतिफल जो है वो इन 5 में से एक जरूर होंगे। इन 5 में से एक जरूर होंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल के साथ देखेंगे।
तो हमें उम्मीद है कि आप ये अभी तक नोट कर लिए होंगे। अगर आप इसे नोट नहीं किए हैं तो आपके पास एक मिनट का समय है, आप इसे क्या करेंगे, नोट कर लें, ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट भी ले लें मोबाइल में तो भी चलेगा। अब देखिए, पहला है आपका ताप में परिवर्तन। कौन सा है? पहला है आपका ताप में परिवर्तन। ठीक है, सॉरी गैस में परिवर्तन है, मैं ताप क्यों बोल रहा हूँ, गैस में। ठीक है, गैस की उत्पत्ति। ठीक है, ये चीज है, ये आपका पहला है। अब देखिए क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर गैस की उत्पत्ति करता है। गैस की उत्पत्ति करता है या गैस बनाती है। अब ये चीज देखिए कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो है अगर संपन्न हुई, कुछ रासायनिक अभिक्रिया अगर हुई, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, अभी एग्जांपल लेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया हुई तो गैस बनेगा। क्या बनेगा? गैस बनेगा। उसके साथ में अन्य पदार्थ भी बनेंगे, लेकिन यहाँ पे गैस का बनना निश्चित होगा। ये एक विशेषता है। अब कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया है जहाँ पे गैस की उत्पत्ति नहीं होगी तो अवक्षेप बन जाएंगे। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया भी है जिसमें ना तो अवक्षेप बने हैं ना गैस की उत्पत्ति हुई है, बल्कि ताप में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। कुछ ऐसी भी है जहाँ पे ना ताप में परिवर्तन हुआ, ना गैस की उत्पत्ति हुई, ना अवक्षेप बना, बल्कि अवस्था में परिवर्तन हो गया या तो रंग में परिवर्तन हो गया। लेकिन इन्हीं पांचों में से एक तो निश्चित होना है। ठीक है, अब देखिए इसका हम एग्जांपल लेंगे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे, ठीक है, तो देखिए जस्ता, ठीक है, तो दानेदार, ठीक है, दानेदार जस्ता, ठीक है। अब दानेदार जस्ता की अभिक्रिया हम क्या करते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसके साथ? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर हम कराते हैं, आप इसको देखें, ये क्या है कि दानेदार जस्ता है। यहाँ पे हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब दानेदार जस्ता है, इसकी अभिक्रिया हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो भी बन रहे हैं हमें अभी याद नहीं रखना है, हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, हमें मेन टॉपिक समझना है अवस्था, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये धातु है, दानेदार जस्ता क्या है? धातु है। ठीक है, और ये क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। ठीक है, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो मुख्य रूप से कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गया कि यहाँ पे जब दानेदार जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर है, आप इसे नोट कर लेंगे। अगर मान लीजिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जगह पे हम दूसरा दे दें, ठीक है, यही एग्जांपल है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दानेदार जस्ता है, दानेदार जस्ता, ठीक है, दानेदार जस्ता है, इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह पे सल्फ्यूरिक अम्ल देते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अगर दे दे तो भी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा, H2 गैस हमें क्या होंगे? प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होंगे? H2 गैस प्राप्त होते हैं। अब देखिए दोनों केस में यहाँ पे दोनों मुद्दा जो दोनों विषय है, यहाँ पे किस में अभिक्रिया हो रहा है? यहाँ पे धातु है, यहाँ पे अम्ल है। जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये चीज आपको समझ में आया। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करते हैं?
सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे। ठीक है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, इसको आप एक एग्जाम्पल में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम भी आपका क्या है, धातु है, सोडियम भी क्या है, धातु है, और इसकी अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हम अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, किससे कराते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम धातु है, सोडियम का कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ पे ये क्या है, अम्ल है, यहाँ पे क्या है, अम्ल है। अब अगर इसमें अभिक्रिया होती है तो आपको क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये चीज हम देखें कि हमें क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल मेरे साथ आया, दो एग्जांपल मेरे पास आया। ठीक है, अगर दो एग्जांपल मेरे पास है तो यहाँ से हम समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है मुद्दा। अब फिर से ठीक है, देखिए गैस की उत्पत्ति का सीधा मतलब होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हो गया है, अभिक्रिया पूरा हो गया, तो प्रतिफल के रूप में हमें गैस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, गैस प्राप्त होगा। एग्जाम्पल में जब दानेदार जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। एक चीज हुआ, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा देते हैं फिर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। उसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। अब देखिए मेरे पास तीन एग्जाम्पल है, तीन एग्जाम्पल में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, गैस प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये आपको क्या चीज मिला है, गैस मिला है, ये भी आपको क्या मिला है, गैस, और ये भी क्या मिला है, गैस। तो हमें ये चीज समझ में आया कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसके परिमाण स्वरूप हमें गैस प्राप्त होता है। चलिए ये चीज हम देख लिए, गैस की उत्पत्ति। चलिए इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लिखते जाएंगे आगे। अब देखिए दूसरा जो है आपका गैस की उत्पत्ति के बाद है अवक्षेप का बनना। कौन सा है, अवक्षेप का बनना। ठीक है, दूसरा आपका जो है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। ठीक है, अवक्षेप का बनना, देखिए अवक्षेप मतलब होता है ठोस। ठीक है, ठोस पदार्थ। अब हार्ड नहीं, बिल्कुल हार्ड ऐसे लोहा जैसा ठोस नहीं, लकड़ी जैसा ठोस नहीं, ईटा जैसा ठोस नहीं, ईट जैसा ठोस नहीं, हाँ दही जैसा थक्का। कैसा थक्का, दही जैसा। तो अवक्षेप के नीचे हम लिख सकते हैं थक्का या दही जैसा थक्का, दही जैसा थक्का। एक मिनट, थोड़ा मैं साफ साफ लिख देता हूँ। अवक्षेप का मतलब आपको यहाँ समझना है दही जैसा थक्का। ठीक है, ये हुआ अवक्षेप। तो ये आप समझ गए, अवक्षेप का मतलब दही जैसा थक्का हो गया। ठीक है, अब चलिए इसमें हम देखते हैं, इसको जो हम लिख सकते हैं किस तरह से, तो सेम है, लिखना है कुछ रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने पर प्रतिफल हमें अवक्षेप मतलब आप समझे क्या होता है, अवक्षेप मतलब होता है दही जैसा थक्का। ठीक है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, ये चीज समझे, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आगे। अगर इसका हम एग्जाम्पल समझे, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, अगर हम इसका एग्जाम्पल समझे तो एग्जाम्पल समझते हैं सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं।
ठीक है। अब जैसे देखेंगे, चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे ठीक है, क्या होता है कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, किसके जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, तो लिखेंगे हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, के जलीय विलयन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन है। अब इसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ कराना है, तो याद रखेंगे इसकी अभिक्रिया कराना है आपको सिल्वर नाइट्रेट के साथ। किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब देखिए मेरे पास दो चीज पर मिल गया है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, NaCl का घोल है, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, AgNO3, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट अगर ये दोनों मेरे पास है और इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, देखिए ये आपकी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आपको पता चलेगा क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, ठीक है। और आपको सोडियम नाइट्रेट बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, तो ठीक है, सोडियम नाइट्रेट भी बनेगा, उसको हम याद रखेंगे। अब ये जो आपको बनेगा, ये जो प्रतिफल के रूप में प्राप्त होगा, सिल्वर क्लोराइड, कौन सा है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड ये उजले कलर का होगा, किस कलर का होगा, सफेद कलर का होगा, ठीक है, सफेद उजले कलर का होगा। और क्या होगा, ये अवक्षेप के रूप में होंगे, किस रूप में होंगे, अवक्षेप के रूप में, मतलब कि देखिए सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट डाल दिए। जब सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद सिल्वर क्लोराइड बनेगा, साथ साथ क्या बनेगा आपको, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट बनेगा। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है वो आपको अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, किस रूप में प्राप्त होगा, अवक्षेप के। तो मतलब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई और जो प्रतिफल होगा वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। इससे पहले जो हुई उसमें गैस के रूप में भी प्राप्त हुआ, गैस के रूप में प्राप्त हुआ, यहाँ पे अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। आप और भी एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, किसके में, तो आप एक बार फिर से देखेंगे, बेरियम क्लोराइड क्या है, बेरियम क्लोराइड, यहाँ से समझते हैं हम, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ठीक है। ये देखिए बेरियम क्लोराइड है, आपके पास क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, इसमें आपको क्या डालना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। तो अभिक्रिया कराने प्लस कर देते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, आप अच्छी समझिए, ठीक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम डाल दें। अब देखिए आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, देखिए तो बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन है आपके पास, ठीक है। अब इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे। अब जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम डालेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, बिल्कुल होगी। रासायनिक अभिक्रिया जब पूर्ण होगी तब आपको बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा, जिसका हमको काम है वो चीज पहले समझते हैं, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो बेरियम सल्फेट आपको प्राप्त हुआ, अन्य चीज भी प्राप्त होंगे, आप ये भी बात ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल यही बनेगा, आपके पास ये चीज जो बनेगा बेरियम सल्फेट, ये किस रूप में होगा, अवक्षेप के रूप में होगा। अवक्षेप मतलब दही जैसा थक्का, कैसा, दही जैसा थक्का, ठीक है, तो दही जैसा थक्का आपको प्राप्त होगा।
ये बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब देखिए एक बार हम इसको फिर से आपको बता देते हैं ताकि आप अच्छे से समझे इसको, ठीक है। देखिए अवक्षेप का बनना इस बात को बताता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है तो उसमें जो प्रतिफल प्राप्त हो, वो प्रतिफल मान लीजिए 4-5 तो प्राप्त हो, तो उसमें से एक ना एक प्रतिफल जो है वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। किस रूप में प्राप्त होगा? अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब हुआ दही जैसा थक्का। अवक्षेप का मतलब दही जैसा थक्का, ठीक है। तो वही कहता है कुछ रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने पर प्रतिफल हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर सिल्वर नाइट्रेट डाला जाएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर सिल्वर नाइट्रेट डाला जाएगा तो सिल्वर क्लोराइड जो बनेगा वो सफेद कलर का होगा, अवक्षेप के रूप में होगा। किस रूप में होगा? अवक्षेप के रूप में। उसके बाद दूसरा एग्जाम है कि दूसरा एग्जाम्पल जो है बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, कौन सा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो बेरियम सल्फेट जो प्राप्त होगा वो किस अवस्था में होगा? तो यह अवक्षेप के रूप में होगा। किस रूप में होगा? अवक्षेप के रूप में होगा। कलर भी आप याद रखेंगे तो ये होगा सफेद। कैसा होगा? सफेद रंग का दही जैसा ही होता है, दही जैसा थक्का आपको प्राप्त होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप ये टॉपिक समझे, बिल्कुल समझे। अगर समझ गए हैं तो कमेंट में यस लिख दे, ठीक है। चलिए अब तीसरा टॉपिक जो है वाई लिख करके भेज, समझ जाएंगे कि आप समझ गए हैं। तीसरा जो आपका है वो है आपका रंग में परिवर्तन। कौन सा है? रंग में परिवर्तन, ठीक है। तो तीसरा लिखेंगे रंग में परिवर्तन, ठीक है। तो चलिए टॉपिक के अनुसार चलते हैं एक एक करके। अभी हम इन सबों को अच्छी तरह से देखते हैं, ठीक है। चलिए रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ठीक है। रंग में परिवर्तन, देखिए ये भी वही चीज है कि जब कुछ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो क्या होता है? प्रतिफल का रंग, प्रतिफल का जो कलर है वो क्या होंगे? बदल जाते हैं। प्रतिफल का रंग कलर बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जब कुछ रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा नहीं कि सभी रासायनिक अभिक्रिया के अपने अपने विशेषण है, अपनी अपनी विशेषता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन कितने विशेषता है? तो वो है 5। कितने हैं? 5। अभी आप पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर का एग्जाम्पल, ठीक है। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए जब पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें नींबू का रस डाला जाता है, नींबू का रस डाला जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट जो बैगनी रंग का है, जैसे देखेंगे, जैसे, ठीक है, जैसे समझिए पोटेशियम परमैंगनेट कलर कैसा होता है? बैगनी। कैसा होता है? बैगनी, ठीक है, याद रखेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका कलर कैसा होगा? बैगनी, याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जैसा होता है बैगनी। कैसा होता है? बैगनी, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैगनी होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं? नींबू का रस डालते हैं। किसका रस डालते हैं? नींबू। एक मिनट, नींबू का रस, ठीक है। एक आध भी डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, ठीक है। जैसे कि आप नींबू चाटते हैं ना, अलग मजा आता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कोई बात नहीं, लाइट थोड़ा कट गया था इसीलिए बीच में रुकना पड़ गया। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो है आपका वो है रंग में परिवर्तन। देखिए क्या होता है? जब कुछ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, पूरा होता है, ठीक है, तो प्रतिफल जो भी प्राप्त होता है उसका रंग में बदलाव हो जाता है, उसका रंग जो है वो बदल जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर होता है बैगनी,
ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, नींबू का रस डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके अगर हम नींबू का रस डालते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो बैगनी है वो धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित हम अगला एग्जाम्पल भी देखते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट के जलीय विलयन या अम्लीय विलयन ले लेते हैं, अम्लीय विलयन। ठीक है, जलीय नहीं अम्लीय विलयन लेते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल है आपका दूसरा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन। कौन सा में, अम्लीय विलयन। ठीक है, देखिए हम क्या लिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या लिए हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिए हैं। और पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, कौन सा करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसके में मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, पहले समझना क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो अम्लीय विलयन के रूप में है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो अम्लीय विलयन के रूप में है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो अम्लीय विलयन, पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो अम्लीय विलयन है इसका कलर कैसा होता है, तो ये आपको याद रखना है, नारंगी होता है। कैसा होता है, नारंगी। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अम्लीय विलयन होता है इसका कलर होता है नारंगी। कैसा होता है, नारंगी कलर होता है। यहाँ पे देखेंगे नारंगी कलर। ठीक है, ये देखिए इसका कलर है आपको नारंगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो इसका जो नारंगी कलर है, नारंगी कलर बदल करके हरा हो जाता है। ये कलर जो होता है ये कलर चेंज होकर के कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। ठीक है, आप एक बार इसे फिर से समझिए। ये एग्जाम्पल है रंग में परिवर्तन का, किसका है, रंग में परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ में पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका रंग जो है कैसा है, इसका रंग जो है नारंगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसका रंग जो है नारंगी। कैसा है, नारंगी। ठीक है, नारंगी रंग का होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब हम प्रवाहित करते हैं तो इसका जो नारंगी रंग है ये बदल के कैसा हो जाता है, हरा रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरा रंग का हो जाता है। तो चलिए यहाँ तक हम समझे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल हम समझ गए। चलिए तीसरा जो है, इसके बाद तीसरा नहीं चौथा होगा। चौथा आपका, पहला था आपका गैस में परिवर्तन, अवस्था में, रंग में, इसके बाद है ताप में परिवर्तन। कौन सा, ताप में परिवर्तन, याद रखेंगे। अगला है आपका ताप में परिवर्तन। ठीक है, ये देखिए ये ठीक से समझना है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। ठीक है, ताप में परिवर्तन आपका अगला है। देखिए अब इसमें क्या होता है, ताप में परिवर्तन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। चलिए तब तक आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा चाय भी पी लूं। ठीक है, चाय भी पीते पीते हम आपको बताते हैं। ठीक है, समय हो गया है। देखिए क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने पर अभिक्रिया की ताप में बदलाव हो जाते हैं, ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, ताप में क्या होता है, बदलाव होता है। अभिक्रिया के ताप में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। ताप में परिवर्तन होगा, या तो एक ताप बढ़ जाएगा
दूसरा ताप क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ताप में परिवर्तन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि एक जो बढ़ेगा ऊष्माक्षेपी और जो घटेगा ऊष्माशोषी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अब देखिए ऊष्माक्षेपी जो होता है इसमें प्रतिफल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इस अभिक्रिया में प्रतिफल का ताप बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। ऊष्मा की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो होता है, दूसरा होता है ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी। ठीक है, क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया, इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न या पूर्ण भी कह सकते हैं, या पूर्ण करने के लिए हमें अतिरिक्त ऊष्मा की जरूरत होती है। ठीक है, अतिरिक्त ऊष्मा की जरूरत होती है। अब ये चीज समझिए, यहाँ पे है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ये दो तरह के होते हैं। ताप में परिवर्तन मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा है जो होंगे तो टेम्परेचर, तापमान में बदलाव होंगे, परिणाम स्वरूप तापमान में बदलाव होंगे, या तो ऊष्मा बढ़ जाएंगे, तापमान बढ़ जाएंगे, या फिर तापमान घट जाएंगे, या फिर तापमान क्या होंगे, घट जाएंगे। दो रीजन होंगे। तो जो तापमान बढ़ जाएंगे क्षेपी कहलाएंगे, जिसमें तापमान घट जाएंगे, जरूरत जितना चाहिए अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, जितनी तापमान चाहिए उतना नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको कहेंगे ऊष्माशोषी। ऊष्मा सोख लेता है, ऊष्मा को क्या करता है, सोख लेता है। ये ऊष्मा को छिप देता है, मतलब नहीं कहते हैं ऐसे ऐसे जो कोलिया में लेकर के फटकते हैं, छिपते हैं। ठीक है, या जब मुढ़ी वगैरह भूंजा जाता है ना, तो छिपना से वो छिपते हैं, निकालते हैं। ठीक है, छिपना से क्या करते हैं, छिपते हैं। ठीक, तो छेपी मतलब निकलना, बढ़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऊष्मा बढ़ जाता है, ऊष्माशोषी में सोख लेता है, घट जाता है। अब हम दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, पहला आपका कौन सा है, ऊष्मा। तो पहले किसका देखेंगे, ऊष्माक्षेपी का। किसका, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए क्या होता है, कली चूना। क्या कहते हैं, कली चूना। ठीक है, अब कली चूना की अभिक्रिया अगर हम जल से कराएंगे, ठीक है, देखिए क्या बन रहा है, ये आपको अभी ज्यादा फोकस नहीं करना है। अभी आपको ये समझना है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर करना है कि जब कली चूना की अभिक्रिया कराएंगे, जब कली चूना की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, जल से कराते हैं। किससे कराते हैं, जल से कराते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए कली चूना है, उस पर हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। जैसे आप ऐसे समझिए, दीवार को पेंट करते हैं, दीवार सबको चुनाई करते हैं ना, जब चुनाई करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि चुनाई के वक्त कभी भी
प्लास्टिक का बाल्टी यूज नहीं किया जाता, ठीक है। प्लास्टिक के बाल्टी का यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें जो चूना डालेंगे, उस चूना में जब पानी डालेंगे तो बहुत ज्यादा उष्मा की उत्पत्ति होती है, जिससे प्लास्टिक का बाल्टी पिघल जाता है, ठीक है। इसीलिए वहां पे हम स्टील का बाल्टी यूज करते हैं। तो ये भी समझिए कि कली चूना को जब जल में डाला जाता है या कली चूना में जब जल डाला जाता है, पानी डाला जाता है, तो उसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खदकने लगता है, ठीक है। ये चीज हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा आपका कौन सा है, उष्मा शोषी। कौन सा है, उष्मा शोषी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए उष्मा शोषी का एग्जाम्पल आप समझेंगे कि अगर आप उष्मा शोषी का एग्जाम्पल अगर आप क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एक परख नली में ले लेंगे। किसमें ले लेंगे, परख नली, शीशे की नली, पाइप होता है शीशे का पाइप, वो शीशे की नली समझिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, बेरियम, समझिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। तो अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पे क्या होंगे, ताप घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है, ये चीज समझना था, ठीक है। तो ये चीज देखिए, उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी कहता है कि इसमें उष्मा बढ़ जाएंगे। उष्मा शोषी कहता है इसमें उष्मा घट जाएंगे, ठीक है, ये क्लियर होता है। कली चूना जल, तापमान बढ़ेगा। अमोनियम क्लोराइड, उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड डालने पे तापमान घट जाएगा। तो जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तापमान बढ़ जाए, उष्मा क्षेपी, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तापमान घट जाए, उष्मा शोषी। क्लियर है, चलिए अगला चलते हैं। अगला कौन सा है, यहाँ पे समझे हम कि तापमान में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तापमान में परिवर्तन होता है। अगला है आपका अवस्था, कौन सा है, पांचवा है, ये लास्ट विशेषता है अवस्था, सॉरी क्या था, हाँ, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर क्या होता है, प्रतिफल की अवस्था, प्रतिकारक की अवस्था से भिन्न होता है, अब ये चीज समझिए। अब ये क्या कह रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो है अगर वो होंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया अगर वो होंगे, पूर्ण होंगे, तो प्रतिफल का अवस्था अलग होगा प्रतिकारक के अवस्था से। मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं उसकी अवस्था अलग होगी जो पदार्थ अभिक्रिया के बाद बन के तैयार हुए हैं उससे, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे समझेंगे, जैसे आप देखिए मोमबत्ती, कौन सा, मोमबत्ती, ठीक है। मोमबत्ती को क्या करते हैं, जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, तो कुछ मोम जो है, कुछ मोम, ठीक है, मोम जल कर क्या होते हैं, जलकर वाष्प बन जाते हैं, ठीक है। कुछ मोम जल करके क्या होते हैं, वाष्प बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी में से कुछ मोम क्या होते हैं, मोम पिघलकर द्रव बन जाते हैं, क्या होते हैं, द्रव में बदल जाते हैं,
बदल जाते हैं, ठीक है, द्रव में बदल जाते हैं। और भी देखेंगे, और जबकि अगला कहेंगे जबकि कुछ, जबकि मोम, ऐसे कहेंगे, जबकि मोम प्रतिकारक के रूप में, प्रतिकारक के रूप में किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में रहता है। अब देखिए ये चीज समझिए, मोमबत्ती जब लाए हम दुकान से खरीद के, लो भाई दीपावली में जलाते हैं, मोमबत्ती जला दिए, तो वो ठोस अवस्था में था, जला दिए, जलने लगा। जब वो जलने लगा तो कुछ मोम जल करके वाष्प बन गया, ठीक है, कुछ मोम पिघल के नीचे में जमा हो जाता है। तो कुछ जो पिघल के द्रव अवस्था में बना और कुछ जल करके वाष्प में बदल गया। तो वाष्प अवस्था अलग है, द्रव अवस्था अलग है, और ठोस यहाँ पे अवस्था अलग है। तो ये कहता है अवस्था में परिवर्तन कुछ रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक जिस अवस्था के होते हैं, अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रतिफल की अवस्था अलग हो जाती है। प्रतिफल की अवस्था क्या होती है? अलग हो जाती है। ये एग्जाम्पल समझ गए? चलिए, तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।